हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रैश 23। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईसाई धर्म एवं पारसी धर्म के बारे में अध्ययन किए थे। उसी का ये अगला सीरीज है लुसेंट स्पेशल सीरीज। इसमें हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? इसका उत्तर होगा मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती महाजनपद। ये 4 महाजनपद उन सभी 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 जनपदों में धीरे धीरे मगध ने अन्य 3 महाजनपदों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कौशल, वत्स एवं अवंती के महाजनपद को मगध साम्राज्य में धीरे धीरे मिला लिया गया और समय के अंतराल मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद हो गया। प्रश्न संख्या 2 है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा वृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। प्रश्न संख्या 3 है कि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, जिससे राज्य निर्माण प्रक्रिया को बल मिला। प्रश्न संख्या 4 है, अस्थायी सेना एवं रक्त संबंध से किसका विकास हुआ? इसका उत्तर होगा नौकरशाही। यानी कि अस्थायी सेना एवं रक्त संबंध से नौकरशाही का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, किसकी उपलब्धता से युद्ध उपकरणों का व्यापक निर्माण संभव हुआ? इसका उत्तर होगा लोहे की उपलब्धता। लोहे की उपलब्धता से युद्ध उपकरणों का व्यापक निर्माण संभव हुआ। प्रश्न संख्या 6 है, मगध पर क्रमशः किस किस वंश ने शासन किया? तो इसका उत्तर होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश ने। मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश ने शासन किया। प्रश्न संख्या 7 है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था? इसका उत्तर होगा हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना कर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा, ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। प्रश्न संख्या 8 है कि हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक कौन था? इसका उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार को साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को। बिंबिसार का जो कार्यकाल है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में। ये 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा एवं 492 ईसा पूर्व यानी 493 ईसा पूर्व में इसका जो है मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया। इसलिए इसका जो शासन काल है 544 से 492 ईसा पूर्व है। प्रश्न संख्या 9 है कि बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा श्रैनिक। इसे श्रैनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को श्रैनिक के नाम से जाना जाता है। इसके पुत्र अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि मगध साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? इसका उत्तर होगा गिरिब्रज या राजगीर, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, राजगीर। प्रश्न संख्या 11 है, मगध साम्राज्य के संस्थापक वृहद्रथ किसका पुत्र था? जो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वृहद्रथ, प्राचीन मगध साम्राज्य का जो संस्थापक वृहद्रथ था, उसका पिता कौन था या वृहद्रथ किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर होगा जरासंध। वृहद्रथ जरासंध का पुत्र था। प्रश्न संख्या 12 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा बिंबिसार। हर्यक वंश का बिंबिसार संस्थापक था। इन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की और मगध की राजगद्दी पर बैठा। प्रश्न संख्या 13 है कि बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर होगा 544 ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में आसीत हुआ। प्रश्न संख्या 14 है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 15 है कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? इसका उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार वो प्रथम भारतीय राजा था जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। प्रश्न संख्या 16 है, किस सम्राट ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग प्रदेश को मगध साम्राज्य में मिला लिया? इसका उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने
ब्रह्मदत्त जो कि अंग प्रदेश वर्तमान में मुंगेर एवं भागलपुर के आसपास का क्षेत्र, जिसे प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो अंग महाजनपद का उस समय जो शासक हुआ करता था वो ब्रह्मदत्त था, जो कि बिंबिसार, मगध के राजा जो बिंबिसार थे उसके समकालीन था। तो बिंबिसार ने अंग प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग प्रदेश को मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न संख्या 17 है, किस नीति को अपनाते हुए बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया? तो इसका उत्तर है विजय और विस्तार नीति के तहत। यानी कि बिंबिसार ने अपने विजय और विस्तार नीति के तहत कई महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया और उसी विजय और विस्तार नीति के तहत इन्होंने अंग देश पर अधिकार कर लिया और उन्हें पूर्णतः मगध साम्राज्य में मिला लिया और वह मगध का हिस्सा हो गया। प्रश्न संख्या 18 है कि बिंबिसार के समय अंग महाजनपद का शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो कि अंग महाजनपद का शासक था और ये बिंबिसार के समकालीन था। प्रश्न संख्या 19 है कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका उत्तर होगा 52 वर्षों तक। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व है। तो बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया और 493 ईसा पूर्व में इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर गया। अजातशत्रु का जो पूरा उपनाम है वो कुनिक के नाम से जाना जाता है और बिंबिसार का जो उपनाम है वो श्रेनिक है, इन्हें श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? इसका उत्तर होगा राजगृह। बिंबिसार ने मगध पर 544 ईसा पूर्व में बैठा और उसका जो राजधानी है राजगृह को बनाया। प्रश्न संख्या 21 है कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? इसका उत्तर होगा जीवक। जीवक जो राजवैद्य था वो बिंबिसार का राजवैद्य था। प्रश्न संख्या 22 है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? इसका उत्तर होगा राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? तो इसका उत्तर होगा राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक जो है बिंबिसार का एक राजवैद्य था। प्रश्न संख्या 23 है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर होगा वैवाहिक संबंध स्थापित कर। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो वैवाहिक संबंध के तहत किया, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रश्न संख्या 24 है, आधुनिक पंजाब को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर होगा मद्र देश। वर्तमान जो हमारा पंजाब है उसे प्राचीन काल में मद्र देश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 25 है, बिंबिसार ने अपना वैवाहिक संबंध किस किस के साथ स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ एवं वैशाली के चेतक की पुत्री चेल्लना के साथ तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। इन्होंने कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन महाकौशला एवं वैशाली के चेतक पुत्री चेल्लना से एवं मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रश्न संख्या 26 है कि बिंबिसार ने पांडु रोग से ग्रसित अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में किसे भेजा था? तो इसका उत्तर होगा राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भी अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था एवं बिंबिसार ने पांडु रोग से ग्रसित अवंती के जो राजा थे प्रद्योत उसकी सेवा में भी राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब अवंती है, अवंती उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है जिसका राजधानी अवंती का राजधानी उज्जैन हुआ करता था। अवंती का जिसका राजधानी उज्जैन हुआ करता था। अब प्रश्न संख्या 27 है कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था? प्रश्न संख्या 27 है कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था? इसका उत्तर होगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का ही पुत्र था, इन्होंने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। प्रश्न संख्या 28 है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका उत्तर होगा बिंबिसार का। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है एवं बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर होगा 493 ईसा पूर्व में। इन्होंने अपने पिता को 493 ईसा पूर्व में हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठ गया।
प्रश्न संख्या 30 है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है या फिर अजातशत्रु का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रारंभ में अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 32 है अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका उत्तर होगा 32 वर्षों तक। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु का जो कार्यकाल है वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक है और 461 ईसा पूर्व में इसे इनके पुत्र उदायन ने हत्या कर दिया और उदायन पुनः मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। प्रश्न संख्या 33 है कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा वर्षकार। वर्षकार जो है अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था जिसकी सहायता से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। इसके एक और मंत्री हैं जिसका नाम सुनीद है। सुनीद एवं वर्षकार इन दोनों की मदद से ही इन्होंने बज्जी संघ में फूट डालने और संघ को समाप्त करने में सफल रहा और अंततः इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 34 है अजातशत्रु ने किसके सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। अजातशत्रु ने किसके सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। अब आता है बात वैशाली का। वैशाली महाजनपद का जो राजधानी था वो कहाँ था? इसका उत्तर होगा वैशाली महाजनपद का राजधानी, यानी वैशाली खुद एक मतलब राजधानी था जो कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी जिसपे अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से विजय प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 35 है कि अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था? तो इसका उत्तर होगा प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से। अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हुआ था और इनके जो पिता थे बिंबिसार, उनका जो शादी हुआ था तो वो प्रसेनजित की बहन जो महाकौशला थी उससे हुए थे और अजातशत्रु का शादी उसी प्रसेनजित के पुत्री वजीरा से हुआ था। प्रश्न संख्या 36 है किस शासक ने वैशाली के खिलाफ युद्ध में रथ मूसल और महाशीलकंटक हथियारों का इस्तेमाल किया था? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही वैशाली के खिलाफ जो उस समय जो वर्तमान यानी मॉडर्न हथियार कहे जाते थे रथ मूसल तथा महाशिला कंटक बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाले हथियार उसका प्रयोग किया था वैशाली के विरुद्ध और जिसके कारण इसे वैशाली पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। प्रश्न संख्या 37 है किसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि 483 ईसा पूर्व में ही बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और प्रथम बौद्ध संगति भी अजातशत्रु के शासन काल में ही 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 38 है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो राजगिरिया में हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है कि अजातशत्रु का हत्या किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा उदायन ने। अजातशत्रु का हत्या उदायन ने यानी इनके पुत्र ने 461 ईसा पूर्व में हत्या कर वो मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। प्रश्न संख्या 40 है उदायन के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है एवं इनके जो पिता हैं बिंबिसार उसका उपनाम श्रेनिक है, यानी उसे श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था एवं अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41 है कि उदायन मगध के राजगद्दी पर कब बैठा? तो इसका उत्तर होगा 461 ईसा पूर्व में। उदायन मगध के राजगद्दी पर 461 ईसा पूर्व में आसीत हुआ। प्रश्न संख्या 42 है कि पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा उदायन ने। उदायन ने ही पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना की थी लगभग 461 ईसा पूर्व के आसपास। प्रश्न संख्या 43 है कि उदायन ने अपना राजधानी किसे बनाया? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, जिसे पाटिल ग्राम के इस नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने
461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा एवं पाटिल ग्राम, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना कर उसे अपना राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 44 है, उदायन किस धर्म का अनुयायी था? इसका उत्तर होगा जैन धर्म। उदायन जो है जैन धर्म का अनुयायी था एवं बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं इसके जो उदायन के पिता थे अजातशत्रु वो जैन धर्म के अनुयायी थे एवं इसके जो दादा थे बिंबिसार वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 45 है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा नागदशक। नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 46 है कि नागदशक को मगध की गद्दी से किसने अपदस्थ कर दिया? तो इसका उत्तर होगा शिशुनाग ने। शिशुनाग ने ही हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक, उसको 412 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर से हटा दिया एवं खुद यह शिशुनाग वंश के नाम से एक राज्य का स्थापना कर उस पर आसीत हो गया। प्रश्न संख्या 47 है कि मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर होगा शिशुनाग ने। मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया था 412 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 48 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित किया? इसका उत्तर होगा वैशाली। वज्जिमा जनपद की राजधानी वैशाली थी और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। प्रश्न संख्या 49 है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, कालाशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा काकवर्ण। कालाशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। प्रश्न संख्या 51 है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर होगा कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सावाकामी थे और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, कालाशोक ने पुनः राजधानी कहाँ ले गया? यानी कालाशोक ने जो है राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया। इनके जो पिता थे, कालाशोक के जो पिता थे वो थे शिशुनाग। इन्होंने मगध पर अधिकार कर अपने राजधानी को वैशाली ले आया और कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लेके चला गया। प्रश्न संख्या 53 है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 54 है कि मगध पर नंद वंश का स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर होगा महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही मगध पर नंद वंश का स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 55 है कि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्म नंद को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? इसका उत्तर होगा उग्रसेन। उग्रसेन। बौद्ध ग्रंथ जो महाबोधि वंश है उसमें महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया था। इसे भारी सेनाओं का स्वामी भी कहा जाता था महापद्म नंद को। प्रश्न संख्या 56 है कि पुराणों में महापद्म नंद को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा सर्वछत्रांतक एवं एकराट। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक एवं एकराट कहा गया है। प्रश्न संख्या 57 है कि महाजनपद के कलिंग विजय का उल्लेख का वर्णन किस अभिलेख में है? जो महापद्म नंद ने जो कलिंग पर विजय किया था उसका जो उल्लेख है तो उसका वर्णन किस अभिलेख में है? तो इसका उत्तर होगा खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें वर्णित है। महापद्म नंद के कलिंग विजय का उल्लेख उसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 58 है कि महापद्म नंद ने विजय चिन्ह के रूप में कलिंग से किसका मूर्ति लाया था? तो इसका उत्तर होगा जीन की मूर्ति। महापद्म नंद ने विजय चिन्ह के रूप में कलिंग से जीन की मूर्ति को लाया था। प्रश्न संख्या 59 है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो उस समय सिकंदर के समकालीन था। प्रश्न संख्या 60 है कि ग्रीक लेखक घनानंद को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अग्रमीज या जंद्रमीज। यानी ग्रीक लेखक घनानंद को अग्रमीज एवं जंद्रमीज कहते थे।
प्रश्न संख्या 61 है कि घनानंद किसके समकालीन था? इसका उत्तर होगा सिकंदर के समकालीन। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। घनानंद के समय ही सिकंदर ने सर्वप्रथम पश्चिम भारत यानी पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 62 है किसके समय में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा घनानंद के समय में। घनानंद के समय में ही सर्वप्रथम जो है पश्चिम उत्तर भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 63 है घनानंद की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कर दी एवं नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर एक नया साम्राज्य का स्थापना किया गया जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या जो है या फिर नंद वंश के समाप्ति का जो प्रमुख इसका योगदान था वो था इसके मंत्री चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य। उसी के सहायता से इन्होंने घनानंद को मगध की राजपत्नी कर से अपदस्थ कर दिया और उसकी हत्या कर दी। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा जो कि बिहार दरोगा को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।